कहते हैं आज से 3.5 बिलियन साल पहले जब तक मंगल का एटमॉस्फेयर खत्म नहीं हो गया था, मंगल काफी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसा था। यानी कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी लिक्विड वाटर प्रचुर मात्रा में मौजूद था। वहाँ पानी के बड़े बड़े झील भी थे और वहाँ नदियाँ भी बहा करती थीं। पृथ्वी पर पानी जीवन का मूल स्रोत है। यहाँ जीवन आज जिस भी रूप में मौजूद है उसकी उत्पत्ति का कारण पानी ही था। अब सवाल यह है कि पानी ने जब पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया तो क्या ये संभव नहीं कि पानी की मौजूदगी के कारण उस समय मंगल ग्रह पर भी जीवन किसी न किसी रूप में पनपा हो? इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा ने परसीवरेंस रोवर को मंगल पर भेजा, जो कि 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। आज की इस एपिसोड में हम नासा के इस परसीवरेंस मिशन के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्या मंगल पर भी कभी जीवन किसी रूप में मौजूद था? नासा सहित विश्व के अन्य स्पेस एजेंसीज सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। नासा के स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर के जरिए पहली बार हमें यह पता चला कि मंगल के सतह पर एक समय लिक्विड वाटर मौजूद था। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर आज से 4 बिलियन साल पहले मौजूद कंडीशंस के बारे में पता लगाया, जिससे इस संभावना को बल मिला कि मंगल पर शायद जीवन किसी न किसी रूप में कभी जरूर पनपा होगा। पर यह मात्र एक संभावना थी। असल में ऐसा था या नहीं, ये जानने के लिए हमें पुख्ता प्रमाण की जरूरत थी और उस समय मंगल पर मौजूद रोवर्स या तो इनएक्टिव हो गए थे या फिर वो इतने कैपेबल नहीं थे कि सदियों पहले मंगल पर मौजूद जीवन का प्रमाण ढूंढ सकें। इसलिए हमें एक नए रोवर की जरूरत थी जो मंगल ग्रह पर जाकर वहां की मिट्टी और चट्टानों का निरीक्षण करे और वहां खरबों साल पहले मौजूद जीवन के सिग्नेचर्स का पता लगाए। इसलिए जन्म हुआ नासा के परसीवरेंस मिशन का। परसीवरेंस मॉडर्न एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से लैस एक एडवांस्ड रोवर है जिसे मंगल ग्रह को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है। इसका पहला मकसद ये पता लगाना है कि क्या मंगल पर कभी जीवन किसी रूप में मौजूद था। इसके लिए ये मंगल ग्रह के सतह पर पास्ट माइक्रोबियल लाइफ के बायो सिग्नेचर्स का पता लगाएगा। दूसरा मिशन है मंगल ग्रह के रॉक्स और मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके उन्हें एक ट्यूब में सुरक्षित कर मंगल ग्रह पर ही छोड़ देना, ताकि भविष्य के मिशन द्वारा इन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाकर उनके बारे में अच्छे तरीके से जाना जा सके। इसके अलावा परसीवरेंस मंगल ग्रह के जियोलॉजी को भी स्टडी करेगा। फ्यूचर में मानवों को मंगल पर भेजने की प्लानिंग भी चल रही है और मानवों के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। हम जानते हैं कि मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाए तो मंगल पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने के लिए या फिर नॉर्मल मैन्ड मिशंस के लिए भी ये बेहद फायदेमंद साबित होगा। इसलिए परसीवरेंस के साथ मॉक्सी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी टेस्टिंग पर्पस के लिए भेजा गया है। ये इंस्ट्रूमेंट मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट अगर वहां सही तरीके से काम कर जाता है तो फ्यूचर एक्सप्लोरर्स को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। इसकी मदद से वो वहां प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल वहां सांस लेने के अलावा रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जा सकेगा। मंगल पर पहली बार पावर्ड फ्लाइट को टेस्ट करने के लिए परसीवरेंस के साथ पहली बार एक ड्रोन जैसा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। परसीवरेंस मंगल पर पृथ्वी के 687 दिन रहकर जजीरो क्रेटर को एक्सप्लोर करेगा। पृथ्वी से परसीवरेंस को एटलस 5 रॉकेट के जरिए 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और 18 फरवरी 2021 को मंगल के इक्वेटर के नजदीक जजीरो क्रेटर के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। आइए जानते हैं कि इसकी लैंडिंग कैसे हुई और इसे इस खास लोकेशन पर ही लैंड क्यों करवाया गया। रोवर जैसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रह पर 3 स्टेजेस में लैंड करवाया जाता है। ये स्टेजेस होते हैं एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग। जहां तक मंगल की बात है, इन तीनों स्टेजेस को कंप्लीट होने में 7 मिनट लगते हैं।
इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को ये तीनों स्टेप्स खुद ही पार करने होते हैं, क्योंकि पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण हमारा सिग्नल मंगल पर तुरंत नहीं पहुंचता, जिसके कारण उस दौरान पृथ्वी से हम उसे मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इन 7 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इन 7 मिनट्स को 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। मंगल के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से लगभग 10 मिनट पहले रोवर का वो स्पेसक्राफ्ट वाला पार्ट अलग हो गया जो इसे पृथ्वी से मंगल तक ले गया था। इसके लगभग 10 मिनट बाद ये मंगल के वातावरण में एंटर कर गया, जहां ये 12 से 13,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करने लगा। मंगल के वातावरण में मौजूद फ्रिक्शन के कारण इसकी रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती गई, पर इसी फ्रिक्शन के कारण वहां काफी हीट भी जनरेट होने लगी। इस हीट से रोवर को कोई नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें हीट शील्ड लगाया गया था। इसी हीट शील्ड ने परसीवरेंस को इस हीट से बचाया। यह मंगल ग्रह के वातावरण में उड़ता हुआ लगातार नीचे जाता रहा। जब इसकी रफ्तार काफी कम हो गई तो इसमें लगे पैराशूट को डिप्लॉय किया गया, जिसने इसकी रफ्तार को और कम कर दिया। परसीवरेंस का एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग काफी हद तक क्यूरियोसिटी से इंस्पायर्ड था, पर परसीवरेंस उससे साइज में भी बड़ा था और इसमें उससे कहीं ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए थे। इस कारण ये मुश्किल लैंडिंग साइट्स पर भी आसानी से लैंड कर सकता था। इसे जजीरो क्रेटर पर लैंड करना था, जो कि एक बेहद ही खतरनाक एरिया था। चूंकि परसीवरेंस काफी नीचे आ चुका था, अब इसे अपने हीट शील्ड की जरूरत नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहां ये लैंड करने वाला है वो एरिया सेफ है, इसे अपने कैमरों का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। इसलिए इस समय हीट शील्ड को परसीवरेंस खुद से अलग कर देता है। परसीवरेंस ऐसा पहला मिशन था जिसमें टेरेन रिलेटिव नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके कारण पैराशूट से नीचे उतरने के दौरान इसने जजीरो क्रेटर के सरफेस की लगातार तस्वीरें ली और इन तस्वीरों के आधार पर यह डिसाइड किया कि लैंड करने के लिए कौन सा एरिया सबसे सूटेबल है। परसीवरेंस के ये डिसाइड करने के बाद कि उससे कहां लैंड करना है, उसका पैराशूट उससे अलग हो गया। उसके बाद उसमें लगे हुए रॉकेट्स डिप्लॉय हुए, जिसने इसके स्पीड को इतना कम कर दिया कि ये जमीन पर आराम से उतर सके। रोवर जब मंगल के जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया तो इसका डिसेंट स्टेज इससे अलग होकर उड़ता हुआ उससे दूर चला गया। मंगल को स्टडी करने के लिए मंगल पर केवल लैंडर या रोवर को भेज देना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें एक बेहतर लैंडिंग साइट का भी चुनाव करना जरूरी होता है। इस बेहतर लैंडिंग साइट का चुनाव कुछ खास बातों का इस्तेमाल रखकर किया जाता है, जैसे हमारा लैंडिंग साइट किसी निजी जगह पर होना चाहिए, न कि किसी बेहद ही ऊंची जगह पर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा स्पेसक्राफ्ट मंगल के वातावरण में एंटर करता है तो उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है, जिसे बाद में हम पैराशूट का इस्तेमाल करके कम करते हैं। ऐसे में अगर हमारा लैंडिंग साइट अगर किसी बेहद ही ऊंची जगह पर हो तो हमारे स्पेसक्राफ्ट को अपनी रफ्तार कम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो क्रैश हो जाएगा। उसी तरह हम अपने स्पेसक्राफ्ट को किसी ऐसी जगह भी नहीं उतार सकते जहां इतना धूल मौजूद हो कि हमारा स्पेसक्राफ्ट उसी में कहीं गुम हो जाए। जब भी हम अपने स्पेसक्राफ्ट को मंगल पर भेजते हैं, हमारा मकसद होता है मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, जो कि तभी मुमकिन है जब हमारा रोवर आसपास के इलाकों में घूमकर उन इलाकों का मुआयना कर सके। इसलिए हमारा लैंडिंग साइट ऐसी जगह भी नहीं होना चाहिए जहां हमारा रोवर आसपास घूम न सके। नॉर्मली रोवर में लगे बैटरीज को चार्ज करने के लिए सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सोलर सेल्स तभी काम आएंगे जब हमारा लैंडिंग साइट ऐसा हो जहां सोलर लाइट की कोई कमी ना हो, और ऐसा इलाका ज्यादातर इक्वेटर के पास ही होता है। इसलिए ज्यादातर लैंडिंग साइट्स इक्वेटर के पास ही हमें देखने को मिलते हैं। अब तक आप जान चुके होंगे कि परसीवरेंस का मकसद मंगल पर मौजूद पास्ट लाइफ का पता लगाना है, और आप ये भी जानते हैं कि परसीवरेंस का लैंडिंग साइट जजीरो क्रेटर था। हम जानते हैं कि मंगल ग्रह पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं, पर इस खास साइट को ही क्यों चुना गया लैंडिंग के लिए? आइए इसका कारण जानते हैं। परसीवरेंस ने इस ब्लू सर्कल वाले एरिया में लैंड किया। मंगल का सतह काफी ज्यादा ठंडा और ड्राई है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद किसी भी तरह के जीवन की उत्पत्ति के लिए सूटेबल नहीं है। पर जजीरो क्रेटर बिलियन सालों पहले बना था, और एक ऐसा समय था जब ये पूरी तरह पानी से भरा हुआ था, यानी कि लेक ताहो के साइज का एक पानी का लेक किसी जमाने में यहाँ मौजूद था। जैसे जैसे मंगल का क्लाइमेट बदलता गया, लेक जजीरो सूखता गया और धीरे धीरे इसके सतह से पानी एकदम गायब हो गया। पास्ट लाइफ के सिग्नेचर्स का पता लगाने के लिए ऐसी जगह से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती जहां पहले कोई बड़ी झील मौजूद रही हो, क्योंकि पृथ्वी पर पानी के इलाकों में हमें लिविंग क्रीचर्स भरे पड़े मिलते हैं।
इन लिविंग क्रीचर्स के एविडेंस अक्सर इन लेक्स के बॉटम में मौजूद मड और सैंड में प्रिजर्व्ड रह जाते हैं। इसलिए परसीवरेंस कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ले गया है जिनका इस्तेमाल करके ये जजीरो क्रेटर के एंशियंट लेक बेड में मौजूद रॉक्स को एक्सप्लोर कर पाएगा और उनमें एंशियंट लाइफ फॉर्म्स के सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर पाएगा। मंगल के जजीरो क्रेटर की अगर बात करें तो यहाँ हमें एंशियंट लेक की मौजूदगी के प्रमाण साफ साफ दिखाई देते हैं। क्रेटर रिम को काटने वाला ये कैनियन यहाँ बहने वाली नदी के द्वारा बनाया गया होगा। इस पानी के बहने की रफ्तार लेक में घुसने के बाद घट जाने के कारण इसके द्वारा अपने साथ लाया गया सैंड और मड यही जमा होता गया होगा, जिससे कि ये फैन शेप्ड डेल्टा यहाँ बन गया होगा। परसीवरेंस रोवर इस व्हाइट लाइन को फॉलो करते हुए इस इलाके को एक्सप्लोर करेगा। इस दौरान रोवर में लगे साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लेक सेडिमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा। डेल्टा को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ मौजूद पुराने लेक के शोर लाइन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अंत में क्रेटर रिम को एक्सप्लोर किया जाएगा। जजीरो क्रेटर का निर्माण पॉसिबली मंगल से किसी विशाल ऑब्जेक्ट के कॉलिजन से हुआ होगा। इस कॉलिजन के कारण मंगल के क्रस्ट में काफी अंदर मौजूद रॉक्स भी बाहर आ गए होंगे, जो कि इस समय इस क्रेटर रिम में मौजूद हैं, जिन्हें स्टडी करके हम मंगल के क्रस्ट के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। इम्पैक्ट होने के कुछ सालों बाद तक भी वहां मौजूद रॉक्स काफी गर्म ही रहे होंगे, जिसके कारण वहां हॉट स्प्रिंग्स का भी अस्तित्व रहा होगा। इन स्प्रिंग्स के डिपॉजिट्स भी अच्छे टारगेट होंगे मंगल पर एंशियंट लाइफ की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। मंगल ग्रह के चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स को अच्छी तरह से टेस्ट करने के लिए पृथ्वी पर लाने का वैज्ञानिकों का जेनरेशन से सपना रहा है। उनका ये सपना भी परसीवरेंस के कारण सच हो पाएगा। दरअसल परसीवरेंस के रोबोटिक आर्म के नीचे वाले पार्ट में एक ड्रिलर मशीन मौजूद है। इस ड्रिलर का इस्तेमाल करके परसीवरेंस मंगल के सतह और वहां मौजूद चट्टानों के अंदर ड्रिल करेगा। ड्रिल करने के दौरान वो उनके कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को एक सैंपल ट्यूब के अंदर कलेक्ट करता जाएगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद रोवर उन्हें अपने अंदर मौजूद स्पेस में सील करके स्टोर कर लेगा। परसीवरेंस इसी तरह उस एरिया को एक्सप्लोर करता जाएगा और वहां के जमीनों और चट्टानों के सैंपल्स को स्टोर करता जाएगा। अलग अलग तरह के सैंपल्स जब जमा हो जाएंगे तब ये उस सील्ड कंटेनर को मंगल की जमीन पर गिरा देगा, ताकि फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए उन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाया जा सके। जहां तक फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशन की बात है तो इसे 2 मिशन के जरिए अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहला मिशन होगा लैंडर मिशन, जो कि 3 मेजर एलिमेंट्स को कैरी करेगा। इसमें पहला एलिमेंट होगा एक सैंपल फेच रोवर, जो मंगल पर उतरकर परसीवरेंस द्वारा वहां छोड़े गए सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। इसमें दूसरा एलिमेंट होगा एक सैंपल ट्रांसफर आर्म, जो सैंपल फेच रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल्स को रॉकेट में ट्रांसफर करेगा। और इसका तीसरा एलिमेंट होगा एक मार्स एसेंट व्हीकल, जो कि बेसिकली एक रॉकेट होगा। सैंपल ट्रांसफर आर्म जब सैंपल्स को इसमें ट्रांसफर कर देगा तब ये मंगल ग्रह के सतह से उड़ान भरते हुए स्पेस में पहुंच जाएगा और सैंपल कंटेनर को स्पेस में ले जाकर छोड़ देगा। उधर साल 2026 में पृथ्वी से मंगल के लिए एक ऑर्बिटर लॉन्च किया जाएगा, जो ठीक उस समय तक मंगल तक पहुंचेगा जब मंगल से सैंपल्स को ला रहा रॉकेट स्पेस में पहुंचेगा। ये ऑर्बिटर उस सैंपल कंटेनर तक पहुंचेगा और उसे कैप्चर करेगा। उसके बाद ये उस सैंपल को लाकर साल 2031 में पृथ्वी पर पहुंचा देगा। अगर तकनीक की बात करें तो परसीवरेंस 7 एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ले गया है, जिनमें इंजेन्युइटी ड्रोन भी शामिल है। इसमें मौजूद सुपर कैम मंगल पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों को अपने कैमरा, लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर से एग्जामिन करके उसमें मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगाने में सक्षम है। मंगल पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें मिलता है तो ये लगभग साफ हो जाएगा कि किसी जमाने में वहां जीवन किसी रूप में मौजूद रहा होगा। ये 20 फीट तक की दूरी से एक पेंसिल के नोक जितने छोटे टारगेट के भी केमिकल और मिनरल मेकअप के बारे में पता लगा सकता है। अगर मस्त कैम जेड की बात करें तो ये परसीवरेंस का माउंटेड कैमरा सिस्टम है, जो जूम फंक्शनैलिटी से लैस है। मस्त कैम जेड में मौजूद कैमरे जूम इन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और हाई स्पीड पर 3D पिक्चर्स और वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हैं। बेसिकली इसे मंगल ग्रह के सतह और वातावरण के हाई डेफिनेशन वीडियो, पैनोरामिक कलर और 3D इमेजेस कैप्चर करने के मकसद से लगाया गया है। इसमें एक जूम लेंस भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कर दूर मौजूद टारगेट को मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है। मेडा यानी मार्स एनवायरमेंटल डायनेमिक्स एनालाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे जजीरो क्रेटर के वेदर रिपोर्ट देने के लिए परसीवरेंस में लगाया गया है। ये वेदर मेजरमेंट करेगा, यानी कि
ये वहाँ मौजूद विंड के स्पीड और डायरेक्शन के साथ साथ ये हमें वहाँ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में भी हमें बताएगा। साथ ही साथ ये हमें ये भी बताएगा कि मंगल के वातावरण में डस्ट पार्टिकल्स किस मात्रा में मौजूद हैं और उनका साइज कितना है। मॉक्सी यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बेसिकली एक नई तकनीक को टेस्ट करेगा जिसका इस्तेमाल करके मंगल के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा सके। फ्यूचर में होने वाले मानव मिशन में इसी तकनीक का इस्तेमाल करके मंगल पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की प्लानिंग है, जिसका इस्तेमाल सांस लेने के अलावा रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जा सकेगा। पिक्सेल यानी कि प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री। पिक्सेल में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक टूल मौजूद है जो टाइनी स्केल पर भी केमिकल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी कि बालू के एक छोटे से कण जितने छोटे सैंपल का केमिकल कंपाउंड क्या है, पिक्सेल ये पता लगाने में सक्षम है। पिक्सेल में एक कैमरा भी लगाया गया है जो मंगल के पत्थरों और मिट्टी के टेक्सचर्स का सुपर क्लोजअप फोटो ले सकता है। इन जानकारियों से वैज्ञानिकों को मंगल पर पास्ट लाइफ के साइन ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। रिमफैक्स यानी कि रडार इमेजर फॉर मार्स सबसरफेस एक्सपेरिमेंट, इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मौजूद है जो रडार वेव का इस्तेमाल करके रोवर के नीचे मौजूद जमीन के सरफेस के अंदर के जियोलॉजिकल फीचर्स को देख सकता है। शेरलॉक यानी कि स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स, ये डिवाइस रोवर के रोबोटिक आर्म पर माउंटेड है। शेरलॉक कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर्स और लेजर्स का इस्तेमाल करता है उन मिनरल्स और ऑर्गेनिक्स का पता लगाने के लिए जो वाटरी एनवायरनमेंट्स के कारण बनते हैं और पास्ट माइक्रोबियल लाइफ के साइंस हो सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्टेक्स्ट कैमरा के अलावा इसमें वॉटसन नाम का एक कलर कैमरा भी मौजूद है जो मंगल के रॉक ग्रेन्स और सरफेस टेक्सचर्स का क्लोजअप शॉट्स ले सकता है। इस मिशन की खास बात यह है कि पहली बार नासा ने परसीवरेंस द्वारा खींचे गए रॉ इमेजेस को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिकली अवेलेबल कराने का फैसला किया है, यानी कि परसीवरेंस मंगल पर जो भी तस्वीरें खींचेगा उसे आप बिना किसी परेशानी के देख सकते हैं। साथ ही साथ आप परसीवरेंस द्वारा मंगल पर रिकॉर्ड किए गए साउंड को भी सुन सकते हैं। ये रहा परसीवरेंस द्वारा मंगल पर रिकॉर्ड किया गया सबसे पहला अनएडिटेड साउंड। और ये रहे वो इमेजेस जो परसीवरेंस ने अभी तक खींचे हैं। ये फोटोज और साउंड्स नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होते रहेंगे। अगर आप खुद इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि परसीवरेंस इस समय कहाँ मौजूद है और वो किस रास्ते पर चल रहा है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह इसमें मौजूद होंगे। जब पृथ्वी पर जीवन मौजूद है तो उन ग्रहों पर भी जीवन निश्चित रूप से मौजूद होना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं नजर आता जो ऐसे ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति होने से रोक दे। ऐसे में हमारे लिए ये मानना बेहद ही मुश्किल है कि इस ब्रह्मांड में जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है, पर सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह, उपग्रह या किसी अन्य ऑब्जेक्ट्स पर हमें जीवन के कोई भी पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए जब भी दूसरे ग्रहों पर जीवन की मौजूदगी से संबंधित बातें होती हैं तो हम हमेशा संभावनाओं में बात करते हैं। ऐसे में मंगल पर अगर हमें पास्ट लाइफ के कोई पुख्ता प्रमाण अगर मिलते हैं तो इससे ये साबित हो जाएगा कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि ये दूसरे अन्य ग्रहों पर भी काफी कॉमन है। ये जानकारी न सिर्फ हमारे सोच को एक नया आयाम देगी, बल्कि हमें इस ब्रह्मांड को और अच्छे तरीके से जानने के लिए प्रेरित भी करेगी। इसलिए परसीवरेंस मिशन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।